दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th के एसएसटी के सभी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। और आप बिलीव करिए कि जितने भी इसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमें कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका बस इतना सा काम है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके टोटल 5 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 नंबर के मैथ्स के आएंगे, जिसमें 2 नंबर के तो 2 + 3 का वेटेज रहेगा। 2 मार्क्स आपके जो आएंगे 2 के तो आपके हिस्ट्री के आएंगे, और 3 मार्क्स का आपका जो मैप आएगा वो आएगा आपका जियोग्राफी से। हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो नेशनलिज्म से आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी से तो आपके 3 से 4 चैप्टर हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में हमने आपके लिए सभी मैथ्स के क्वेश्चन इसमें तैयार करे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है कि नेशनलिज्म इन इंडिया से हिस्ट्री से हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। 1920 में कांग्रेस सेशन कहां हुआ था? तो देखो, सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि कांग्रेस सेशन 1920 में 2 जगह हुआ था। एक आपका हुआ था कैलकाटा में, ठीक है, कलकत्ता नहीं लिखेंगे क्योंकि पुराना नाम कैलकाटा ही था। ठीक है, कैलकाटा। और दूसरा आपका जो हुआ था ये हुआ था आपका नागपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागपुर में हुआ था। कैलकाटा और नागपुर में। अब आपसे अगर वो मेंशन कर दे कि 1920 में, अगर वो आपसे कहे कि विंटर में कहां हुआ था, तो विंटर में आपका जो हुआ, ये नागपुर है बच्चों, ध्यान रखना है नागपुर है। ठीक है, विंटर के अंदर हुआ था आपका नागपुर में। और समर की अगर मैं बात करूंगा तो समर में हुआ था आपका कैलकाटा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस सेशन 1920 में कहां हुआ, तो आप डायरेक्ट लिख के आएंगे कैलकाटा या नागपुर, दोनों में से एक जगह दिखा देंगे, वो मान्य होगा। और अगर आपसे वो पूछ ले कि विंटर में कहां हुआ था, तो विंटर में नागपुर में हुआ था। और समर की अगर आपसे पूछेगा तो समर में आपका आंसर हो जाएगा कैलकाटा। फिर उसके बाद में पूछ रहा है आपसे कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। 1927 में कांग्रेस सेशन कहां हुआ था? तो 1927 में कहां हुआ था, देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मद्रास, ये आपका जो है नागपुर। नागपुर 1920 में 2 सेशन हुए, अभी आपको मैंने बता ही दिया था, कैलकाटा और नागपुर में हुआ था। तो कैलकाटा आपका जो है वेस्ट बंगाल में होगा, तो आप देख लेंगे लोकेशन। अच्छा, क्वेश्चन हमारे मन में आता है क्या सर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमें दिखानी जरूरी होती है क्या? देखो, एग्जैक्ट तो ये लोकेशन अगर हमने कैलकाटा में मार्क किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, पर एक लगभग आपका जो अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। देखो, मेहनत तो इसे ही बोलते हैं ना, हर कोई याद तो करके जाएगा कि कैलकाटा में हुआ था, पर आपको कौन सी चीज अलग बनाती है? आपकी मेहनत। ठीक है, सबसे अलग आपको जो चीज बनाती है वो आपकी जितनी भी आप संघर्ष करते हो, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, वो आपको उस भीड़ से आगे रखती है। तो आप अगर कैलकाटा बिल्कुल बीच में यहां बना के आएंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेगा। अगर मैं इस मैप में ऐसे कैलकाटा दिखाता हूं, एक बच्चा बिल्कुल इसके कॉर्नर पे कैलकाटा दिखाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि थोड़ा सा 19-20 चलता है ऊपर नीचे, और स्टेट तो देखो मेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ा ना आप कैलकाटा को जो है महाराष्ट्र में कहीं दिखाओगे। तो कैलकाटा आपका 1920 में कैलकाटा में हुआ था, आपको दिख रहा है ये। और अगर मैं बात करूं 1920 विंटर्स में कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। आप नागपुर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के साउथ में आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर। तो ये आपका नागपुर में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि 1927 मद्रास में सेशन कहां हुआ था, तो मद्रास का जो सेशन था वो 1927 में मद्रास में हुआ था। मद्रास आपके सामने लोकेशन देख लीजिए आप, तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, मद्रास का वर्तमान में जो नाम है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की आपको पता होगी कैपिटल भी चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास है। चलिए, तो ये तो आपके तीनों थे, ये कांग्रेस सेशन से संबंधित थे, आपने इन्हें देख लिया बहुत अच्छे से। अब आइए, अगर आपसे पूछता है जलियांवाला बाग कांड कहां हुआ था, जो जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने वहां गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। और 13 अप्रैल बैसाखी में, ये बैसाखी के फेस्टिवल में आपको पता ही है कि सभी लोग अपना बैसाखी का फेस्टिवल बनाने के लिए जलियांवाला बाग में सभी ने गैदरिंग करी थी, और वो अपने डिस्कशन भी कर रहे थे। जो वहां मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल डायर ने वहां पर फायरिंग करने के आदेश दे दिए थे, जिसके कारण काफी ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो जलियांवाला बाग जो मैस्केर हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर आपका पंजाब में है, तो आप इसकी पोजीशन देख लेंगे। ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश के, ये कश्मीर, जम्मू के बिल्कुल नीचे की तरफ ही बिलोंग करेगा आपका पंजाब में। फिर उसके बाद में चोरी चोरा। अच्छा, चोरी चोरा ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चोरी चोरा क्या था, यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसका कोल्ड ऑफ कर दिया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोल्ड ऑफ कर दिया गया था चोरी चोरा में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चोरी चोरा आप देख लीजिए, गोरखपुर में पड़ता है, और ये आपका जो है वेस्ट
उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, बिल्कुल बॉर्डर के पास लगा हुआ। तो चोरी चोरा ये आपका हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंडिंग कहाँ हुई थी, कोल्ड ऑफ कहाँ कर दिया था गांधी जी ने। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से किया था, तो वो उसकी जगह हो जाएगी आपकी दांडी। दांडी जो कि आपका गुजरात के देखिए आप कोस्टल एरियाज में ही पड़ता है, काफी नीचे की तरफ पड़ेगा। तो दांडी की आप पोजीशन देख लेंगे तो इसका कनेक्शन किससे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कहां से की थी। और अगर आपसे पूछ लेता है सॉल्ट मार्च की स्टार्टिंग, सॉल्ट मार्च आपका कहां तक चला था, साबरमती से चला था और दांडी तक की यात्रा उन्होंने तय करी थी। तो दांडी ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बताए, अमृतसर हो गया, चोरी चोरा या दांडी। ये देखिए इसके क्वेश्चन से एक बार हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या आते हैं। तो जलियांवाला बाग हमने देख लिया, ये आपका अमृतसर में है। इसका राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी हमने देखा कि कहां एंड कर दिया गया था, तो चोरी चोरा में, ठीक है, चोरी चोरा में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का संबंध कहां से, आपका दांडी से, आपका दिखाना है आपको दांडी से। फिर आपसे पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था गांधी जी ने, तो कहां पर किया था। तो सत्याग्रह जो हुआ था वो इंडिगो के लिए, जो जबरदस्ती लोगों से, जो किसान थे उनसे इंडिगो प्लांटेशन कराया जाता था, तो वो चंपारण के अंदर कराया जाता था। चंपारण आपका कहां पड़ेगा, बिहार में। देख लीजिए बिहार में, ये आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पास में पड़ेगा। तो इसका जो संबंध है वो इंडिगो प्लांटेशन से, तो इंडिगो प्लांटेशन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी गांधी जी ने सत्याग्रह आयोजित किया था। तो कॉटन मिल वर्कर का संबंध होगा आपका अहमदाबाद से। आपको पता भी होना चाहिए अहमदाबाद के काफी ज्यादा जो पोशाक है, जो ड्रेस है, हमारी कॉस्ट्यूम्स है, साड़ी वगैरह, वो बहुत फेमस है, सूरत और अहमदाबाद। तो आपका ध्यान रखना है अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और ये बिल्कुल आपका देखिए गुजरात के बिल्कुल मिडिल में लोकेटेड है। ओके, नाउ आपसे भी पूछ सकता है कि वो कि गांधी जी ने पीजेंट के लिए, देखो कॉटन मिल वर्कर से अगर पूछता है तो कॉटन मिल के लिए तो आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है पीजेंट मूवमेंट के लिए, पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था पीजेंट के लिए, तो वो आपका हो जाएगा खेड़ा। ध्यान रखना है इंडिगो के लिए अगर पूछता है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, तो चंपारण आएगा। और पीजेंट मूवमेंट, सत्याग्रह फॉर पीजेंट्स की बात रखने के लिए, क्योंकि यहाँ एपिडेमिक फैल गया था, पीजेंट्स की जो फसल थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह करा था कि जिससे रिवेन्यू उनको पे ना करना पड़े तो जमींदार को। तो खेड़ा में इस चीज के लिए आपका सत्याग्रह आयोजित किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो खेड़ा आप देख लीजिए दांडी के पास में ही आपका खेड़ा भी पड़ता है। ठीक है, आई होप और कि आपको ये एसएसटी के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। बच्चों हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको ये 3 और जो मैंने आपको यहाँ लोकेशन बताई है, 3 लोकेशन यहाँ और 3 है, तो 9 लोकेशन है आपकी। 9 लोकेशन आपको अगर अच्छे से कंफर्म होकर बहुत अच्छे से याद कर ली तो ये आपके 2 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हैं। अब आते हैं हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मिनरल वाटर रिसोर्सेज से पूछा जाता है। तो वाटर रिसोर्सेज में अगर हम बात करें, सबसे पहले है हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम आपका कहाँ पड़ेगा, देखिए हीराकुद डैम आपका ये कौन सी जगह पड़ती है बच्चों, उड़ीसा। ठीक है, हीराकुद डैम जो है आपका उड़ीसा में बना हुआ है। तो उड़ीसा में भी कहा, छत्तीसगढ़ के, देखो आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ है, ये आपका बीच में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे ये पड़ता है हीराकुद डैम। तो आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है। फिर है उसके बाद तुंगभद्रा डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हीराकुद डैम तो ये स्टार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा डैम देखिए आपका ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में भी आपका जो है ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के पास ही आपको ये देखने को मिलता है तुंगभद्रा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जो भी कोई डैम होगा, डैम जो होते हैं बच्चों वो समुद्र के पास नहीं पड़ेंगे। देखो समुद्र से आपको हमेशा देखना है, ये जो भी समुद्र है उससे आपको अंदर की तरफ ही डैम दिखाएगा। चाहे आप उड़ीसा में देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटक में कोस्टल एरियाज में डैम नहीं बनते हैं, क्योंकि डैम के अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। अगर कोस्टल एरियाज के पास जो है डैम बनाना एक सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि नदियां जो है वो आपके समुद्र में आके गिरती हैं। देखिए अब तो तुंगभद्रा डैम जो है आपका पड़ेगा कर्नाटक में। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों भाखरा नांगल डैम आपका पंजाब में बनाया गया है। पंजाब के बिल्कुल देखिए, पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है। तो भाखरा नांगल डैम, तो ये आपको बिल्कुल इसकी पोजीशन अच्छे से याद रखनी है, भाखरा नांगल डैम की। उसके बाद है बच्चों आपके पास ये है सलल डैम। तो सलल डैम आपका कहां पड़ेगा, ये देखिए ये है आपका जम्मू का पार्ट है। तो जम्मू के और ये आपका जो हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और जम्मू के ये बॉर्डर पे बना हुआ है सलल डैम। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सलल डैम, ये पूछा गया क्वेश्चन है सलल डैम भी। उसके बाद है आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम भी आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के भी आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर आपके बॉर्डर के पास स्थित है। देखिए ये
मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टिहरी डैम, आप देखिए टिहरी डैम आपका बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है ये। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम भी आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो भी डैम होंगे वो आपके समुद्र के पास नहीं बनाए गए होंगे। समुद्र से क्या होंगे, काफी ज्यादा पीछे की तरफ बनाए जाते हैं, क्योंकि वहीं नदियों को पानी को इकट्ठा करना पड़ता है हमें। तो सरदार सरोवर डैम आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश और गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे और पड़ेगा ये गुजरात में ही। सरदार सरोवर डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में इसकी लोकेशन है, तो आप बिल्कुल यहाँ दिखा के आ सकते हैं। अच्छा इन बच्चों, इन मैप्स को आप अपने पास ना एक बार कॉपी में भी, आप एक सिंपल पॉलिटिकल मैप ले लीजिए इंडिया का, उस पर भी आप बना के देखेंगे ना, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। दोबारा आपको फिर मैप को ना जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले, एक दिन पहले भी आप देख लेंगे मैप, तो आपके बढ़िया आपको रिवाइज हो जाएंगे। एक बार आपको इन डैम्स को देखना है, या जो भी मैप्स के क्वेश्चन है एक बार बना के देखना है बस, फिर ये आप कभी नहीं भूलने वाले। देखो थोड़ी मेहनत करोगे, 5 नंबर ये बढ़िया नंबर है आपके, 5 नंबर फ्री के हैं ये, अगर आपने अच्छे से इसमें मेहनत कर ली तो। फिर है क्योंकि कुछ लिखना नहीं है इसमें इतना, बस आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। तो एक दो बार देख लो कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ बना हुआ है, पंजाब में। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में। हीराकुद डैम उड़ीसा में बना हुआ है, तो आप बड़े आराम से इसे बना सकते हो। फिर है राणा प्रताप डैम। तो राणा प्रताप डैम की मैं बात करूंगा, तो राणा प्रताप डैम आपको दिखा रखा है इसमें, टिहरी डैम है, सरदार सरोवर। एक मिनट हम आगे चलते हैं। अच्छा इसमें राणा प्रताप डैम और नागार्जुन डैम नहीं दिखा रखे हैं, तो एक काम करते हैं बच्चों, ये दो आपके लिए क्या हो गए, ये क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। देखो बहुत इसमें कोई इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे राणा प्रताप और नागार्जुन, पर आपको देखो पढ़ के जाना है, कोई भी पूछ लिया जाए आपसे तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक शॉर्ट बना के और कमेंट में पिन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता चलेगा तो। चलिए नेक्स्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पूछे जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट इतना नहीं पूछा जाता है जितना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जाता है। तो इसके अंदर है आपके पास 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोड़ा, एक है आपके पास काकरापाड़ा, तारापुर और कालापक्कम। तो ये 4 आपके पास न्यूक्लियर प्लांट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो तारापुर है, तारापुर जो है ये ओल्डेस्ट है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और बाकी ये फिर उसके बाद में बनाए गए हैं, नरोड़ा, काकरापाड़ा, तारापुर, कालापक्कम। और थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करूं तो नामरू और रामागुंडम, ये 2 थर्मल पावर प्लांट है। आइए इसे मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए नरोड़ा आपका, जो नरोड़ा नदी पे बना हुआ है, नरोड़ा थर्मल पावर प्लांट। अच्छा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट आपको पता होना चाहिए, या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस करा के जो उसमें से अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, उससे वाटर को गर्म किया जाता है, उससे स्टीम फॉर्मेशन होती है, देन टरबाइंस को घुमा के टरबाइंस को रोटेट कराया जाता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर के मूवमेंट होने से जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर मटेरियल। तो इनके लिए आपको काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं नदियों पे बनाए जाते हैं, या फिर आपके समुद्र के किनारे बने होंगे, या बहुत बड़ी बड़ी नदियों पे बने रहते हैं ये, और ये काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, अच्छा थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो कोयले से बिजली बनाने के काम आते हैं। इसमें कोयले को गर्म किया, कोयले को बर्न किया जाता है, देन पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कराने से जो एनर्जी निकलती है, उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके देन टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आप देख रहे हैं, हमने ट्राइंगल से इसमें दिखाया हुआ है। तो ट्राइंगल एक देखिए, सबसे पहले आपका नरोड़ा उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, बिल्कुल उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास काकड़ापाड़ा और तारापुर। देखो काकड़ापाड़ा जो है और तारापुर, ये दोनों के दोनों ही आपके क्या है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। तारापुर जो मैंने आपको बताया था सबसे ओल्डेस्ट है, वैसे ही महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। और इधर आपका जो है पालघर पड़ता है। तो देखिए तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और बिल्कुल गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे आप देख सकते हैं। और काकड़ापाड़ा जो है आपके पड़ता है ये गुजरात में। उसके बाद में आपके पास एक और बचा हमारे पास, वो है कालापक्कम। कालापक्कम जो है वो आपका पड़ता है बिल्कुल समुद्र के किनारे पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, तमिलनाडु में। तो आराम से आप देख लीजिए, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, काकड़ापाड़ा गुजरात में, तारापुर जो है आपका पालघर में महाराष्ट्र में पड़ता है ये, और कालपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु के भी कहाँ बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, नदन पार्ट में, वैसे के लिए नॉर्थ ईस्ट पार्ट पड़ेगा इसका। अब थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करूंगा तो 2 थर्मल पावर प्लांट हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। एक आपका पड़ता है तेलंगाना में, तेलंगाना में पड़ता है आपका रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना में पड़ता है। और एक असम में पड़ेगा आपका, असम के अंदर है आपका नामरू, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी बच्चों, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन आते हैं आपके।
तो इसके अंदर हमें देखनी है आयरन ओर की माइंस देखनी है हमें, आयरन की, कोल की और ऑयल फील्ड। ठीक है, ये आपको इसके अंदर मेनली जो है आपको याद रखना है, आयरन ओर माइंस, कोल माइंस और ऑयल फील्ड। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आयरन ओर माइनिंग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक आयरन ओर बताओ आप। तो देखो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ ये है आपका, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर हम, ये छत्तीसगढ़ है आपका, तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल रही है बेल आदिला। बेल आदिला ये आपकी एक आयरन ओर माइन है छत्तीसगढ़ में। और एक और याद रखनी है आपको, यहाँ दुर्ग भी पड़ती है, दुर्ग भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही पड़ेगी, दुर्ग। तो आप दुर्ग को भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आयरन ओर माइंस के अंदर आपकी ये दुर्ग भी आ जाएगी। वेट, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो आपसे कि नेक्स्ट क्या है आपसे, कोल माइन इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक कोई भी कोल माइन दिखाइए। तो आपको बताया था मैंने, उड़ीसा जो है कोस्टल एरिया से पड़ता है, तो यहाँ पर तालचेर नाम की एक आपको देखने को मिलेगी कोल की माइन, तालचेर, ये आपको याद रखनी है। फिर ऑयल फील्ड इन असम। असम के अगर हम बात करें तो ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड होते हैं जहां से आपके ऑयल्स निकलते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो असम के अंदर आपको देखने को पड़ता है नहर काटिया। नहर काटिया आपका असम में, आपको लोकेशन इसकी याद रखनी है। देन आपसे पूछ रहा है वो एन ऑफशोर ऑयल फील्ड नियर मुंबई हाई। मुंबई में आपको बताना है ऑयल फील्ड, तो मुंबई के अंदर आपको देखना है ऑयल फील्ड। तो मुंबई आपका कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखो ये ऑयल फील्ड जो है ये आपको समुद्र में ही मिलती है। तो ये आपकी जो बसेन है, बसेन आपको याद रखनी है, ये आपकी महाराष्ट्र की ही ऑयल फील्ड है बसेन। तो ये आपको याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अ थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक थर्मल पावर प्लांट बताइए। तो थर्मल पावर प्लांट अभी हमने बात करी थी एक रामागुंडम, और एक हमने बात करी थी, दूसरा था हमारे पास नामरूप जो असम में था। अगर मध्य प्रदेश में आपसे पूछ लेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिंगरौली। ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, और ये आपका छत्तीसगढ़ के पास में पड़ेगा बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश से तीनों जगहों के बिल्कुल नियर पड़ता है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का एक थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑयल फील्ड इन गुजरात। गुजरात के अंदर एक ऑयल फील्ड बताओ, क्योंकि गुजरात भी आपका एक समुद्र से साझा करता है सीमा। तो याद रखनी है आपको, ये हो जाएगी आपके पास अनकलेश्वर। अनकलेश्वर जो है ये गुजरात के अंदर ऑयल फील्ड है, अनकलेश्वर। फिर है कोल माइन इन झारखंड। झारखंड की आपको एक कोल माइन बतानी है। तो बच्चों झारखंड में जो कोल माइन है, बहुत फेमस कोल माइन है, उसका नाम है बोकारो। देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नीचे है, और ये सेंटर में आप बना के आ जाएंगे जब भी आपका मान्य होगा बिल्कुल। तो बोकारो आपका ये हो गई झारखंड की कोल माइन। देन आपसे पूछ रहा है वो आयरन ओर इन कर्नाटक। कर्नाटक में एक आयरन ओर बताइए। तो कर्नाटक में आयरन ओर जो है आपकी वो हो जाएगी कुद्रेमुख। ये देखिए कर्नाटक और केरल के बिल्कुल पास में पड़ती है, ये भी आपकी एक आयरन ओर की माइन है, कुद्रेमुख। और दुर्ग भी आपकी एक क्या है, आयरन ओर माइन है, ये भी ध्यान रखनी है आपको, दुर्ग आयरन ओर माइन है। और कोल माइन की बात करेगा, और ये भी आपकी जो है बेलादिला आयरन ओर माइन है। तो दुर्ग यहाँ आप इनमें से कोई सी भी एक दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपसे अब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपको दिखाना है बोकारो स्टील प्लांट। अभी हमने बात करी थी, बोकारो जो पड़ता है वो आपका झारखंड में पड़ेगा, बोकारो झारखंड के अंदर है। ये भी आपका एक आयरन स्टील प्लांट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बिल्कुल। फिर है मुंबई कॉटन टेक्सटाइल मिल। देखो नाम के अंदर ही आ रहा है, मुंबई में आपको दिखानी है कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो दिखाएंगे आप मुंबई के अंदर। मुंबई आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कोस्टल एरिया में, आपने देखा भी है मूवीज में काफी ज्यादा समुद्र दिखाया जाता है, तो बिल्कुल आप समुद्र के पास दिखाएंगे, गुजरात से नीचे। तो ये आपका पड़ेगी मुंबई कॉटन टेक्सटाइल मिल। अब देखिए फिर आपसे पूछ रहा है सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट। ये अब देख लीजिए आपको सलेम कहां पर पड़ेगा, तो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ये तमिलनाडु के भी आपके नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है सलेम, जो कि ये क्या है आपका आयरन और स्टील का प्लांट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंदौर में, इंदौर आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है इंदौर। तो इंदौर के अंदर आपसे पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए इंदौर जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल बिलो में लाई करेगी, और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में तो इंदौर लाई करता है। तो यहाँ इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर आपसे पूछ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी जमशेदपुर, जमशेदपुर आयरन इंडस्ट्री। तो जमशेदपुर आपका पड़ता है ये झारखंड में। तो झारखंड में आप देख लीजिए ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा के द्वारा ये, जमशेदजी टाटा जी के द्वारा ये बसाई गई पूरी सिटी है जमशेदपुर। ठीक है, ये अपनी जो है आयरन टेक्सटाइल, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है भारत की।
फिर आपसे पूछ रहा है गांधीनगर। भाई देखो एक बात ध्यान रखना है, जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं ये तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है। बेंगलुरु, नोएडा, गांधीनगर, ये तीनों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको 100% इनमें से एक ने कोई सा पूछेगा वो आपसे, तो आपको बिल्कुल याद रख के जाना है। गांधीनगर नाम के अंदर ये गांधीनगर, तो ये आपको कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। तो देख लीजिए गुजरात के अंदर आपको गांधीनगर देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल आपका ये जो है ये टिप जो बनती है आपकी टिप के बिल्कुल ऊपर है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर आपको याद रखना है। गुजरात की कैपिटल भी गांधीनगर है। नेक्स्ट है आपके पास नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा आपको पता है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। तो देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है आपका नोएडा। तो नोएडा आपको याद रखना है। फिर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है बताओ? कोयम्बटूर पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। तो कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी है। तो कोयम्बटूर आप देख लीजिए, केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है कोयम्बटूर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो बेंगलुरु सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो बेंगलुरु देखो जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं तो आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते क्या है सर? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हम उन्हें बोलते हैं जो आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं। जहां आईटी इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं। तो बेंगलुरु आपको पता ही होगा कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक तमिलनाडु के बिल्कुल देखिए आप बॉर्डर पे है बेंगलुरु। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने कवर करें। लास्ट आपके पास जो चैप्टर है वो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे ओनली मैप ही आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इसमें कवर किए हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई, आप चेन्नई से ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु के अंदर। तो देखिए चेन्नई हमने अभी बात करी थी, बिल्कुल इस जगह पे लाई करता है चेन्नई। तो चेन्नई का जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टूटीकोरिन पोर्ट। अच्छा, टूटीकोरिन तो अब बिल्कुल याद ही नहीं आएगा आपके, टूटीकोरिन का है। तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु टूटीकोरिन याद रखना आप बिल्कुल। टूटीकोरिन NBR है, TVR है, तमिलनाडु में भी T और N शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये आपका बिल्कुल इस लोकेशन पे देख लीजिए आप, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे टूटीकोरिन पोर्ट है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पोर्ट किन्हें बोलते हैं? जहां से समुद्र होता है, समुद्र के आसपास जो जहाज आते हैं, जहाज जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे आती है वहां पर, एयरपोर्ट पे एयर आते हैं, इसी तरह पोर्ट पे जो आते हैं जहाज आते हैं। जहाज से हमें पता है कि जितना भी हमारे यहाँ भारत में तेल आता है, बहुत ऐसा आइटम है, जितना भी कोयला में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट, जो भी हम चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं मेनली भारी भारी आइटम, वो सब आपके जहाज शिप्स के माध्यम से होता है। तो जहाज शिप आते हैं, शिप खड़े रहते हैं, शिप जाते हैं, तो वो आपके पोर्ट होते हैं। तो टूटीकोरिन पोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट आपको ध्यान रखना है। जितने भी एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे वो भी आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलेंगे। जितने भी आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे वो भी समुद्र के किनारे देखने को मिलेंगे। फिर है कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछ ले नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कलकत्ता आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो कलकत्ता बिल्कुल यहाँ बॉर्डर इस जगह पे कलकत्ता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कलकत्ता का, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल, अभी हमने देख लिया था मुंबई की लोकेशन। ठीक है, तो मुंबई आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पड़ेगा ये रहा, बिल्कुल महाराष्ट्र के बिल्कुल शीर्ष यहाँ पर मौजूद है। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट ये क्या है? थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। मुंबई इंटरनेशनल और जवाहरलाल नेहरू आपको जवाहरलाल नेहरू दोनों बहुत आराम से याद रखने हैं। फिर उसके बाद मरमगांव पोर्ट। मरमगांव पोर्ट ये कहाँ पड़ेगा? मरमगांव पोर्ट तो ये आपका पड़ता है केरल में। ठीक है, कि ये आपका मरमगांव पड़ेगा, एक मिनट, मरमगांव आपका यहाँ पड़ता है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये कर्नाटक के। देख लीजिए मरमगांव एयरपोर्ट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ साफ साफ लिख के, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ये है आपका मरमगांव एयरपोर्ट। ठीक है, मरमगांव एयरपोर्ट ये आपका पड़ेगा बिल्कुल कर्नाटक में। नेक्स्ट आपसे पूछ क्या रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट आपका कहाँ पड़ेगा? देखिए राजीव गांधी एयरपोर्ट आपका पड़ता है तेलंगाना में। तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पर है आपका। यहाँ देखने को मिलेगा आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गलती से भी दिल्ली और इधर उधर मत बनाइए ना, तेलंगाना में राजीव गांधी है। अगर वो आपसे पूछता है कि
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका दिल्ली जो है बिल्कुल देखने को मिलता है आपको, छोटा सा दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ही आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को दिखा के आना है। फिर अगर आपसे पूछता है कि अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजा सांसी के नाम पे बना हुआ है, तो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछता है तो ये पंजाब में आपको दिखाना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ नॉर्थ में दिखाना है, तो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विशाखापट्टनम। भाई विशाखापट्टनम तो तुम्हें याद होना चाहिए, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के अभी हमने बात करी लिया, जितने भी पोर्ट्स होंगे वो कहाँ पड़ेंगे आपके, तो पोर्ट्स जितने भी पड़ते हैं वो समुद्र के किनारे पड़ेंगे। तो कहाँ विशाखापट्टनम है आपका, थोड़ा सा नॉर्थ पार्ट में। बच्चों अगर इन मैप्स को आप एक बार भी बना के देख लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप कभी भी मैप नहीं भूलने वाले हो। 5 नंबर आपके मैप्स में फुल है ये। तो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट आपका पड़ेगा ऊपर की तरफ, यहाँ नॉर्थ में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में पड़ेगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंदिरा गांधी, हमने बात कर ली। चेन्नई पोर्ट, ये भी हमने देख लिया, चेन्नई पोर्ट कहाँ पड़ेगा। उसके बाद राजा सांसी, ये भी हमने देख लिया, पंजाब के अंदर है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट आपने देख लिया था ना, कहाँ है चेन्नई, कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। तो चेन्नई पोर्ट ये रहा आपका, ये रहा, देखो चेन्नई पोर्ट आपका ये रहा। अच्छा एक और पूछता है वो टूटीकोरिन, तो टूटीकोरिन हमने देख लिया कि चेन्नई एयरपोर्ट के नीचे पड़ेगा, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट के नीचे पड़ता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कोची, कोची भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोची एयरपोर्ट, कोची पोर्ट, कोची एक पोर्ट है, तो कोची पोर्ट कहाँ पड़ता है, तो कोची पोर्ट आपका पड़ेगा केरल में। ये जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई है ब्लैक डॉट से, ये आपका कोची एयरपोर्ट है, सॉरी कोची पोर्ट है, आपका केरल में पड़ता है। फिर अगर आपसे कभी पूछ ले कि हाल्दिया, हाल्दिया पोर्ट कहाँ पर पड़ता है, तो हाल्दिया पोर्ट आपका जो पड़ेगा, ये हाल्दिया पोर्ट आपका पड़ता है ऊपर, यहाँ पर देखिए इस जगह पे, ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में हाल्दिया पोर्ट, ठीक है। आपसे जो ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है आपका हाल्दिया पोर्ट, आप लिख लीजिए। और अगर वो आपसे पूछता है कि पारादीप, पारादीप पीए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ साहब, यहाँ देख लीजिए स्पेलिंग, PARADIP, पारादीप, पारादीप पोर्ट कहाँ पड़ेगा, तो बच्चों ये पारादीप पोर्ट आप देख लीजिए, ये है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट आपका पड़ता है उड़ीसा के बिल्कुल बॉर्डर पे, आपको देखने को मिलेगा पारादीप पोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। और इस वीडियो से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर किए हैं। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके जितने भी आए हुए तो मैंने इस वीडियो में आपके कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।